नमस्कार मित्रों, मैंने मेरे पूर्व के एपिसोड में शादी के लिए क्या ज़रूरत है, गुण मिलान, कुंडली मिलान, इस सब के ऊपर विचार किया था और मेरे विचार, मेरी सोच आपके सामने समर्पित की थी। परंतु मेरे हिसाब से केवल गुण मिलान पर्याप्त नहीं है। मैंने ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं जिसमें 22, 24, 28, 30 गुण मिलने के बावजूद शादियां टूट रही है, रिश्तों में दरार है, पति पत्नी एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे हैं, तलाक तक नौबतें आ रही है या एक्स्ट्रा मैरिटोरियल अफेयर्स हो रहे हैं। आखिर क्या गुण मिलान परिपूर्ण नहीं है? नहीं, गुण मिलान संपूर्ण विज्ञान है, परंतु गुण मिलान के साथ पति और पत्नी दोनों की कुंडली का डेप्थ में विश्लेषण, गुणों के अनुसार, कुंडली के अनुसार, भावों के अनुसार, शुभ अशुभ के अनुसार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कारण 70-80 के दशक के अंदर प्राय क्या होता था, दूसरा घर और 8वां घर के रिश्तेदार, मतलब अपना परिवार और ससुराल के परिवार मिल कर के शादियाँ तय कर देते थे। लड़का सिर्फ लड़की के अंदर चेहरा देखता था, बातचीत करता था और हाँ ना के अंदर अपना फैसला दे देता था। परंतु जो शादी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था, लड़की से कोई विचार नहीं लिया जाता था। लड़की को यही समझाया जाता था, लड़का पढ़ा लिखा है, समझदार है, अच्छी नौकरी है, घर परिवार अच्छा है और तुम्हें क्या चाहिए, हाउसवाइफ बन के रहना है। लड़की के विचार न जाने बगैर शादियाँ हो रही थी। किंतु धीरे धीरे लड़कियाँ पढ़ी लिखी, प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, प्रोफेशन में आगे बढ़ी, कैरियर ओरिएंटेड बनने लगी, घर गृहस्थी से थोड़ा दूर रह कर के काम करने लगी। उस समय लड़कियों में एक चेंजेज आया। उन्होंने यह सोचा कि क्यों ना हम भी अपने लाइफ पार्टनर की चॉइस के लिए अपनी चॉइस रखें, अपने चॉइस अनुसार पार्टनर ढूंढें। अब उस कश्मकश के अंदर केवल गुण मिलान मैंने पर्याप्त नहीं समझा। मैं ये मानता हूँ कि अब कुंडली के हर भाव का अध्ययन होना चाहिए, दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग का अध्ययन होना चाहिए, शादी लंबी कैसे चले उसका अध्ययन होना चाहिए। दोनों के लाइफ के गोल अलग अलग हो सकते हैं, दोनों के लाइफ के एम अलग अलग हो सकते हैं, दोनों की लाइफ के प्लानिंग अलग अलग हो सकती है। तो इसलिए दोनों की लगन कुंडली और D9 कुंडली का निरीक्षण होना, की जांच होनी, क्या मिलान होना ज़रूरी है। हमारे देश के अंदर हम ये मान्यता लेके चलते हैं कि जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती है, हम तो खाली जीवन के साथ में जो निर्वाह करते हैं। अब उस समय अगर हम देखें तो कुंडली का मिलान एक सही रास्ता बन सकता है, क्योंकि दोनों के मन को मिलना, दोनों के विचारों को मिलना और साथ रहने को मिलना, अगर ग्रहों के अनुसार मेल बराबर हो जाए तो वो सबसे उपयुक्त होता है। इसके लिए मैंने एक संक्षेप के अंदर कुछ सारणी बनाई, उसके अनुसार अगर हम देखें और मिलाएं तो शायद हो सकता है कि शादियाँ कामयाब रहे और लंबी चले। अब उसमें क्या कर सकते हैं, इस कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं। पहले नंबर के अंदर 1 नंबर की राशि रखते हैं, उस अनुसार ये 12 भाव को निर्धारित कर सकते हैं। दूसरे के अंदर, इसके अंदर से कितने भाग शुभ है, अशुभ है, ये सब हम चेक करेंगे। अशुभ भाव क्यों है, क्या कारण है, उसको हम चेक करेंगे। फिर देखेंगे इन भाव के अंदर किसकी क्या रिश्तेदारी है। जैसे ये भाव दूसरा भाव है, इसके अंदर पिता और धन को देखा जाता है। ये सप्तम भाव है, इसमें हस्बैंड और वाइफ को देखा जाता है। इसके बाद में ये रिश्तेदारी हो गई। अब हम क्या देखते हैं, ये भाव क्या कह रहा है, ये भाव क्या कह रहा है। जैसे ये लग्नेश कहलाता है, ये धनेश कहलाता है, ये पराक्रमेश कहलाता है, ये सुकेश कहलाता है, ये एजुकेशन का भाग कहलाता है, ये कष्टेश कहलाता है, ये शादी और पार्टनर का कहलाता है, ये आयु और इन-लॉज का कहलाता है, ये भाग्य कहलाता है, ये पराक्रमेश दिखाता है, पिता और सास और दिखाता है, कर्मेश और राजेश दिखाता है, ये अकस्मात लाभेश, सुख, प्रॉपर्टी दिखाता है,
और ये कष्टेश दिखाता है, व्ययेश दिखाता है। ठीक है, इसके बाद इनमें कौन सी राशियां बैठी है वो देखते हैं। वो राशियां इधर की मित्र है या शत्रु है उसको देखा जाता है। वो राशियां नीच है, ग्रह नीच है या अस्त है वो देखा जाता है। इसके बाद में ये लगन का तत्व कौन सा है। तत्व 4 होते हैं, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, जल तत्व। और अब हम आगे लड़का और लड़की की कुंडलियों के भाव का अध्ययन करते हैं। इसके लिए ये एक कुंडली है जिसके अंदर 12 भाव बने हुए हैं। 12 भाव कुंडली के अंदर प्राय अलग अलग चीज़ें बताते हैं। मैं प्रथम भाव से चलता हूँ। प्रथम भाव को लगन कहा जाता है। ये भाव के हमेशा रिजल्ट शुभ रहते हैं। इससे लड़के या लड़की के फेस और रिश्तेदारी में ताऊ को देखा जाता है। दूसरा भाव जो परिवार और धन से संबंधित है, परिवार और धन के अलावा इसको धनेश भी कहा जाता है। यह भाव हमेशा अति शुभ रिजल्ट देता है, परंतु फिर भी ये मारक कहलाता है। तीसरा भाव जिसे पराक्रमेश कहा जाता है, इससे भाई बहन के रिश्ते को देखा जाता है और इस भाव से शुभ रिजल्ट आते हैं। अच्छे ग्रह बैठने के कारण से इस भाव का रिजल्ट हमेशा अच्छा रहेगा। चौथा, सुख स्थान। इससे जीवन में क्या सुख मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, इसको देखा जाता है। इसके साथ में माता और ससुर का जीवन देखा जाता है। उनसे सुख प्राप्ति होगी या क्या होगा वो इस भाव के अध्ययन किया जाता है। पांचवा भाव एजुकेशन का भी होता है, संतान का भी होता है। ये भाव हमेशा शुभ रिजल्ट देता है। यहाँ अगर शुभ ग्रह बैठते हैं तो शुभ रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। छठा भाव जिसे कष्टेश कहा जाता है, एक तरह से ज्योतिष भाषा में इसे खड्डा कहा जाता है। इससे ननियाल का परिवार को देखा जाता है और इससे ज़्यादातर रिजल्ट अशुभ मिलते हैं। सातवां भाव, इससे हस्बैंड, वाइफ, लव पार्टनर और बिजनेस पार्टनर को देखा जाता है। इस भाव को मारक भी कहा गया है। इस भाव के सारे रिजल्ट शुभ और उत्तम आते हैं। ये भाव एक सबसे इम्पोर्टेंट शादी के अंदर भाव होता है। इसमें आगे का जीवन पूरा तय किया जा सकता है। इस भाव की दृष्टि से, इस भाव की मौजूदगी से, इस भाव के ग्रहों से, तत्व से बहुत कुछ अध्ययन किया जा सकता है। आठवां भाव जिससे इन लॉज फैमिली को देखा जाता है, आयु को देखा जाता है और बीमारी को देखा जा सकता है। इस भाव के रिजल्ट हमेशा अशुभ रहे माने गए हैं। नववां भाव भाग्येश कहलाता है। इसके सारे रिजल्ट अति उत्तम होते हैं। अगर इसके अंदर शुभ ग्रह बैठ जाए, अच्छे ग्रह बैठ जाए तो जीवन आसान हो सकता है। 10वां भाव जिसे कर्मेश और राजेश कहा गया है, इससे पिता और सास का जीवन देखा जाता है। इस भाव के सारे रिजल्ट शुभ और अति उत्तम होते हैं अगर इसमें शुभ ग्रहों की दृष्टि हो या इसमें शुभ ग्रह बैठे हो। 11वां भाव फ्रेंडशिप का भाव होता है, अकस्मात लाभ का भाव होता है। जीवन में कितना सुख मिलेगा, कितने ऊपर जाएंगे, उतना भाव होता है। इसके सारे रिजल्ट शुभ शुभ माने गए हैं। शादी में इस भाव को भी अति इम्पोर्टेंस दी गई है। लास्ट में 12वां भाव जो व्ययेश कहलाता है, जिसका रिजल्ट अशुभ माना जाता है। क्यों? कि अगर कोई फालतू खर्च करने वाला है या कोई इकोनॉमिकल खर्च करने वाला, वो सारी रीडिंग इस भाव से की जाती है। कुंडली का एक अध्ययन करने के बाद हम ये देखते हैं कि 9 ग्रह में से कौन से कारक ग्रह है, किस घर में कारक है और किस घर के अंदर वो अकारक है। मतलब कि वो अनिष्ट है, जहाँ बैठ के वो गलत रिजल्ट देंगे और वो जीवन में परेशानी खड़ी कर सकते हैं। जैसे प्रथम भाव का कारक ग्रह सूर्य है, परंतु यहाँ अगर राहु बैठ जाए तो वो अनिष्टकारक हो जाएगा। दूसरे भाव का कारक ग्रह गुरु है, पर यहाँ अगर चंद्रमा बैठ जाए तो वो शुभ रिजल्ट नहीं दे सकता है। तीसरा भाव का कारक ग्रह मंगल है, परंतु मंगल यहाँ बैठ के पूरे जीवन को सुखी कर सकता है, किंतु यहाँ पर अगर शुक्र बैठे तो वो कभी भी शुभ रिजल्ट नहीं देगा। चौथा भाव
जिसके अंदर चंद्रमा और बुध शुभ कहलाते हैं, किंतु बुध अकेला अगर यहाँ बैठता है तो वो शुभ नहीं रिजल्ट देगा कभी भी। पांचवा भाव जो संतान से संबंधित है, उसके अंदर गुरु शुभ भी है और कारक भी है और अनिष्ट कारक भी है। वो डिपेंड करता है कि इस पर क्या दृष्टियाँ पड़ती है। छठा भाव जिसके अंदर शनि और मंगल को कारक माना जाता है, किंतु यहाँ शुक्र को अनिष्ट योग कारक माना जाता है। सातवां भाव जो शादी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, उसमें यहाँ शुक्र सबसे कारक है, किंतु केतु अगर यहाँ राहु होगा तो यहाँ केतु बैठेगा ही, वो पूर्ण अनिष्ट कारक है। आठवां भाव इसके अंदर शनि कारक है और बुध अकारक है। नववां भाव इसमें सूर्य और बुध कारक कहलाते हैं, किंतु अकेला बैठा सूर्य अनिष्ट कारक योग होता है। 10वां भाव इसके अंदर 4 ग्रह कारक कहलाते हैं, सूर्य, बुध, शनि और गुरु। सूर्य, बुध, शुक्र और गुरु। परंतु इस पार्ट के अंदर अगर बुध अकेला बैठेगा वो शुभ नहीं है, वो अनिष्ट कारक योग हो जाएगा। 10वें भाव में कारक ग्रह है गुरु और अनिष्ट कारक ग्रह है केतु। इस भाव के अंदर कारक ग्रह है शनि और अनिष्ट कारक ग्रह है सूर्य और चंद्रमा। अब अगर ये ग्रह के अंदर हमने पंचायती बैठा दी तो हमको स्वयं समझ में आ जाएगा कि कौन सा ग्रह क्या रिजल्ट देने वाला है। इसके अलावा इस लगन भाव को तत्वों से भी देखा गया है। यह अग्नि तत्व का है, पृथ्वी तत्व का है, वायु तत्व का है या जल तत्व का है। क्यों कि अग्नि तत्व का मेल वायु तत्व से फ्रेंडली होता है, पृथ्वी तत्व का जल तत्व से फ्रेंडली होता है। तो अगर रिजल्ट ऐसे मिले तो दोनों के लगन को मिलाने से एक अच्छा संयोग सामने आता है। इसके बाद के अंदर कुछ ग्रह सौम्य है और कुछ ग्रह पाप ग्रह है। जैसे पाप ग्रह कौन कौन से हैं? सूर्य, मंगल, राहु, केतु और शनि। इनको पाप ग्रह भी कहा जाता है, क्रूर ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि ये स्वभाव से क्रूर होते हैं। बाकी अन्य ग्रह चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र ये सौम्य ग्रह है, ये हमेशा अच्छे ही रिजल्ट देते हैं। अंत में एक बार मैं पुनः आपको इस कुंडली में जो मैंने आपको समझाया है उसको मैं बता देता हूँ। मैंने आपको लगन के 12 भाव बताए, इसके अंदर कौन सा घर किसके क्या रिश्ता है क्या नहीं है वो सारा समझाया, कौन सा भाव किसको प्रकट करता है ये समझाया। इसके बाद इन 12 भाव के अंदर कौन सा ग्रह कारक है और कौन सा अनिष्ट कारक है। जैसे सूर्य प्रथम भाग में कारक है और राहु अनिष्ट कारक है, तो ये राहु यहाँ पर बुरा रिजल्ट देगा। इसके बाद में मैंने आपको अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व बताए। अग्नि तत्व की राशियां हैं मेष, सिंह और धनु। तो इन सब राशियों का, इन सब तत्वों का इन ग्रहों के अंदर क्या फ़र्क पड़ता है वो आपको यहाँ से समझ में आएगा। अब ये अग्नि तत्व का कौन मित्र है कौन शत्रु है वो आपको देखना जरूरी है। अगर एक अग्नि तत्व है और दूसरा पृथ्वी तत्व है तो उनमें बैर रहेगा। इसके बाद में ये ग्रह में, ये 9 ही ग्रह के अंदर 4 ग्रह सौम्य ग्रह है, वो अच्छा रिजल्ट देते हैं, और 5 ग्रह पाप ग्रह है। तो चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र ये सौम्य ग्रह है, बाकी बचे जो पाप ग्रह है। नाउ अब हम के नेक्स्ट आगे चलते हैं। सबसे पहले कुंडली में ये देखते हैं कि शादी को ये कौन कौन से ग्रह, कौन कौन से घर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या किन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। उसमें लगन नंबर 2, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, 10 एंड 11, इन भावों को देखना जरूरी है। और D9 कुंडली के अंदर लगन और सप्तम को देखना जरूरी है। अब लड़का हो या लड़की हो, लड़का हो या लड़की हो, सब कुंडलियों को सामने रख कर के हर भाव के अंदर की स्टडी की जानी चाहिए। इसके आगे क्या देखते हैं? शुक्र। शुक्र हमेशा गर्लफ्रेंड
या वाइफ को देखता है, नहीं, वाइफ का कारक होता है। गुरु हस्बैंड का कारक होता है, मंगल बॉयफ्रेंड का कारक होता है और शुक्र शादी का कारक होता है। अब ये 4 ग्रह की स्थितियाँ क्या है, नीच के हैं, उच्च के हैं या अस्त हैं। अगर ये सप्तम हाउस को इफेक्ट करते हैं या 5th हाउस को इफेक्ट करते हैं या इस हाउस को इफेक्ट करते हैं तो शादी का रिजल्ट क्या रहेगा और कैसे इफेक्ट होगा वो देखना और समझना जरूरी है। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंट योग और कुयोग क्या है। ऐसे तो बहुत से योग हैं जो जीवन को इफेक्ट कर सकते हैं, किंतु वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए मैरिज इज लाइक दिस। सबसे पहला एज, दोनों की आयु अल्पायु है, मध्यम आयु है या दीर्घ आयु है, उसकी स्टडी हाउस नंबर 1, 2 और 8 से की जा सकती है। या लगन का स्वभाव क्या है, चर है, स्थिर है या द्विस्वभाव है। और लास्ट में 1st हाउस एंड 8th हाउस कहीं पाप पीड़ित तो नहीं है। सेकंड, भाग्योदय। कई बार शादी के बाद भाग्योदय होता है। शादी के बाद भाग्योदय सिर्फ शुक्र से देखा जाना चाहिए कि शुक्र कहाँ बैठा है। अगर शुक्र सही जगह पे बैठा है तो शादी के बाद अवश्य भाग्योदय होगा, परंतु उसके साथ शादी की एज को मैच करना जरूरी है। वो मैं नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताऊंगा। अब रहा भाग्योदय के लिए 3, 7, 10 और 11 कर। 3, 7, 10 और 11 कर, इनका अध्ययन करना जरूरी है। कौन बैठा है, कैसा बैठा है, किस पोजीशन में बैठा है। इसके बाद में दरिद्र योग, ये सबसे इम्पोर्टेंट योग है। दरिद्र योग के अंदर अगर किसी की शादी फेल होती है या समझ में नहीं आती है या एक पार्टनर के हाउस में ऐसा कोई योग होता है तो दूसरे का योग कितना भी अच्छा हो उसका डैमेज आना ही आना है। अब ये क्या कहाँ से देखेंगे हम, 2nd हाउस, 4th हाउस एंड 11th हाउस। 2nd हाउस, 4th हाउस एंड 11th हाउस। 2nd हाउस धन भाव है, 4th हाउस सुख का स्थान है और ये आकस्मिक लाभ का स्थान है। अगर ये डैमेज है तो 101% दरिद्र योग बनेगा। इसके अलावा 6, 8 एंड 12, इसमें कोई अस्त ग्रह बैठा है तो भी दरिद्र योग बनता है। सैटर्न और केतु अगर कहीं इफेक्ट कर रहे हैं तो भी दरिद्र योग बनेगा। 6, 8 और 12 में अगर गुरु बैठा है तो भी दरिद्र योग बनेगा। तो इस दरिद्र योग को देखना जरूरी है क्योंकि भविष्य की गाड़ी इसके ऊपर डिपेंड करती है। अब रहा मंगल दोष। मंगल दोष आज की दुनिया में बहुत बड़ा हवा है। ये कुछ भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, किंतु मंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, ये जहाँ बैठता है वहाँ दरिद्रता लाता है, वहाँ पर क्लेश लाता है, वहाँ पर झगड़ा फिसाद पैदा करता है। क्यों कि ये सेनापति है। अब कुछ लोग 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस से मंगल दोष मानते हैं, पर मैं इसके साथ में 2nd हाउस को भी मंगल दोष में शामिल कर रहा हूँ। मंगल दोष के कारण आदमी की मनोस्थिति चेंज होती रहती है और वो आपसी मन मुटाव बैठा रहता है। क्यों कि एक सेनापति बन जाएगा, अगर पीछे सैनिक नहीं बनेगा तो फॉलो नहीं होगा। या तो दोनों सेनापति हो और या दोनों सैनिक हो, दोनों व्यवस्थापक हो या दोनों फॉलोअर्स हो, तो जीवन की गाड़ी सही ढंग से चलती रहेगी। इसके लिए मैं मंगल दोष की कोई पूजा पाठ में विश्वास नहीं करता हूँ, सिर्फ मंगल की शांति ही इसका निदान है। 5th, अफेयर्स एंड द रिलेशंस। दोनों पार्टनर में से किसी का भी कोई अफेयर्स है या रिलेशंस है, शादी के बाद होगा या शादी के पहले था, उसका स्टडी होना सख्त जरूरत है। इसके लिए 7th, 8th एंड 11th एंड 12th पार्ट को देखा जाना चाहिए। इन भावों को अगर राहु और शुक्र प्रभावित कर रहा है और राहु अगर गलत ढंग से प्रभावित कर रहा है तो 101% ये भाव डैमेज करेगा। ये कुछ योग मैंने आपको बताए हैं जो शादी को पीसफुल चलाने के लिए ज़रूरी है। बाकी और भी कुछ योग है वो मैं कभी और किसी वीडियो में आपको बताऊंगा। शादियाँ फेल क्यों होती है, उसका पहला रीज़न है लैक ऑफ एप्रिसिएशन। लैक ऑफ एप्रिसिएशन किस कारण से हो सकता है, या तो शनि
या मंगल या चंद्रमा के कारण से, या किस घर से हो सकता है, वो है पहला, दूसरा और 10वां घर। इनकी स्टडी देख के समझा जा सकता है कि लैक ऑफ एप्रिसिएशन एक दूसरे का अंदर है या नहीं है। दूसरा, डिफरेंट गोल, हस्बैंड का गोल अलग हो सकता है, वाइफ का गोल अलग हो सकता है। अब उनकी स्टडी हम कहाँ से करेंगे? राहु, केतु और सूर्य की पोजीशन से। राहु एक मायावी ग्रह है, वो बहुत कुछ जिंदगी के लाइफ को चेंज कर सकता है। तीसरा, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स। फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हस्बैंड एंड वाइफ के कैसे हैं? जॉइंट में विश्वास करते हैं, सेपरेट डिफरेंस वो अकाउंट्स रखना चाहते हैं, अपनी अपनी अलग चॉइस रखना चाहते हैं। उन सब का विचार 2nd हाउस, 9th हाउस एंड 11th हाउस से किया जाना चाहिए। मिस कम्युनिकेशन, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक दूसरे के लिए मन मिटने के लिए या एक दूसरे को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि मिस कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। जो भी है स्पष्ट बताओ। तो इस चीज़ को चंद्रमा और राहु केतु प्रभावित करते हैं, और इस घर को देखने के लिए हमको 1st, 2nd एंड 9th हाउस को देखना और समझना जरूरी है। सेल्फिशनेस, सेल्फ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसकी स्टडी हम 1st हाउस, 2nd हाउस और 9th हाउस से करेंगे, और इसके अंदर भी राहु और सैटर्न को देखेंगे। राहु और सैटर्न की पोजीशन क्या है? सेक्स एंड सेक्सुअल हेल्थ, इसकी स्टडी 7th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस से की जा सकती है। इसमें किसका क्या कंट्रीब्यूशन है वो चंद्रमा और मंगल से देखा जा सकता है। और 6ठा घर, 8वां घर और 12वां घर चेक करना जरूरी है। ये कुछ और चीज़ें, अदृश्य चीज़ें दिखाता है। प्राउड फीलिंग, ईगो, नेग्लिजेंसी, ये सारे जो भी चीज़ें हैं ये 1st हाउस, 2nd हाउस, 8th हाउस एंड 10th हाउस से देखा जाता है, और इसको प्रभावित कर सकते हैं। वो है बुध, सैटर्न एंड बुध, सूर्य और राहु। इसलिए ये सारे भाव की स्टडी होने के बाद अब हम आएंगे कि शादी कब होगी, कैसे होगी और क्या समय सही होगा। अंत में अब हम आते हैं टाइमिंग ऑफ मैरिज। अगर पहले बताए हुए सारी चीज़ें एक दूसरे को, लड़के और लड़की, बॉय एंड गर्ल को सही लगती है, तो अब हम आते हैं कि क्या सही टाइम रहेगा शादी का, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। शादी का अगर सही टाइम नहीं होता है तो सारी गुण और अवगुण चेंज हो सकते हैं। तो टाइमिंग ऑफ मैरिज, फर्स्ट हम देखते हैं दशा और उपदशा और अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा से। 10th हाउस की दशा है तो शादी होने का योग अच्छा है। नंबर 2, शुक्र और चंद्रमा में से कौन सा बलि है, और अगर उस बलि ग्रह की दशा चल रही है तो वो शादी के लिए उत्तम समय है। तीसरा, जो शुभ ग्रह 5 एंड 7th हाउस को देख रहा है और उसकी दशा चल रही है तो वो भी शादी के लिए एक अच्छा समय कहलाता है। D9 चार्ट के अंदर 1st एंड 7th लॉर्ड की अगर दशा है तो वो शादी के लिए सही टाइम है। इसके बाद ज़्यादातर केसेस में शादी के लिए ट्रांजिट इफेक्ट करता है, तो अब हम ट्रांजिट को भी चेक करते हैं। ट्रांजिट, शुक्र के साथ 7th हाउस का लॉर्ड की दशा हो या शुक्र के साथ 7th हाउस का लॉर्ड हो तो वो शादी का सही समय है। 1st एंड 7th हाउस में गुरु और शनि का दोहरा ट्रांजिट चल रहा हो, वो भी शादी के लिए सही और उपयुक्त समय है। गुरु शुक्र और मंगल को देख रहा है तो वो शादी के लिए उपयुक्त समय है कहलाता है, या यहाँ पर चांसेस ज़्यादा होते हैं। D9 चार्ट के अंदर लग्नेश का लॉर्ड 7th में या 7th का लॉर्ड लग्नेश में चल रहा है तो वो शादी का सही टाइम होगा। गुरु का ट्रांजिट 11वें घर में अगर चलता है तो वो शादी का उपयुक्त टाइम होगा। तो ये एक ट्रांजिट के अनुसार हमने तय किया कि शादी का सही समय क्या है। इसके अलावा एक रैंडम मेथड है, अगर उस मेथड में जाते हैं तो हमें जन्म नक्षत्र से एज काउंट करनी चाहिए। उस नक्षत्र से 20 साल, 22 साल, 24 साल, 26 साल, 27 साल, 29 साल, 31, 33 एंड 35वें साल शादी के लिए सही, उपयुक्त और सक्सेसफुल टाइम है।
प्रोवाइडेड इस समय शनि की दशा या 7.5 नहीं होनी चाहिए। इस समय कोई ग्रह ट्रांजिट में अस्त नहीं होने चाहिए और राहु और केतु की सही प्लेसमेंट चलनी चाहिए। अब इसके बाद में मैं आपको एक गुरु मंत्र देता हूँ। वो गुरु मंत्र क्या है कि लड़की के जन्म नक्षत्र से लड़के का जन्म नक्षत्र काउंट कीजिए और उसको 9 से डिवाइड कीजिए। अब 9 को डिवाइड करने के बाद क्या शेष बचता है, यदि 4, 6 और 9 शेष बचता है तो वो शादी 100% कामयाब रहेगी। अगर 1, 2 और 8 बचता है तो वो शादी मीडियम रहेगी, न खराब न अच्छी, बट हाँ शादी सही रहेगी। पर अगर 3, 5 और 7 बचता है तो वो शादी कामयाब नहीं रहेगी, शादी में कुछ न कुछ अड़चनें रहेगी। ये मेरा एक गुरु मंत्र है और एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता रहा हूँ। लास्ट के अंदर लड़का और लड़की का लगन अगर मित्र क्षेत्री है या पाप से ग्रस्त नहीं है या नीचस्थ नहीं है तो सब गुण अवगुण के अलावा अगर ये मेल मिलाप होता है कि दोनों के लगन मित्र है तो वो शादी सही और लंबी समय तक चलती रहेगी। मैं ये वीडियो एपिसोड समाप्त करूं उसके पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूँगा कि जीवन के अंदर शादी का समय तय करने से पहले आपको राहु, केतु और शनि की ट्रांजिट की पोजीशन को विशेष तौर से ध्यान में रखना चाहिए। कारण राहु एक मायावी ग्रह है और वो अपने माया जाल के अंदर सुयोग को कुयोग में बदलने की ताकत रखता है। वो मायावी के अंदर होने के कारण से वो और बेटर और अच्छा उस चीज़ की कामना करता है और वो निर्णय के अंदर दखल अंदाजी कर सकता है। केतु पास्ट में रहता है, वो पास्ट के जीवन को रखता है, रुचि और अभिरुचि के बीच में लटका देता है, उस कारण से वो निर्णय गलत भी हो सकता है। अब लास्ट में रहा शनि। शनि अगर अस्त है, शनि अगर वक्र है या आप ढाया या 7.5 से इफेक्टेड है, कौन से पाए में है, ये सब निर्णय लेने के बाद में ही शादी का समय निश्चित करना चाहिए। नहीं तो शादी के प्रारंभिक काल में अगर कुछ दखल अंदाजी हो जाए या कुछ प्रॉब्लम हो जाए या कुछ इश्यू बन जाए तो वो जिंदगी भर दोनों को कपल्स को पछताना पड़ता है। मैं इस जानकारी के साथ आप सबसे निवेदन करता हूँ कि शादी का निर्णय लेने से पहले इन सब महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स को एक बार किसी विशेषज्ञ, किसी विशेष ज्योतिष से आप इन एस्पेक्ट्स के ऊपर जानकारी ज़रूर हासिल करें। धन्यवाद। मेरे पहले एपिसोड में मैंने आपको गुण मिलान और कुंडली के कुछ विशेष ग्रहों के अनुसार शादी के मिलान की सूचनाएं दी थी। उसके पश्चात इस चैनल के अंदर मैंने कुंडली का डिटेल में विश्लेषण किया है, कई योग और कुयोग को आपके सामने रखा है और कोशिश की है कि शादी का सही टाइमिंग क्या होना चाहिए। अब इसके अलावा और कुछ जानकारियाँ जो ज़िंदगी के लिए महत्वपूर्ण है, जो ज़िंदगी के लिए जानने के लिए ज़रूरी है, ताकि जीवन की डोर, जीवन का ये समय अच्छा निकले या आने वाले समय में और कोई तकलीफ़ ना आए, जैसे संतान योग वगैरह है या लव मैरिज योग है या एक्स्ट्रा मैरिटोरियल अफेयर्स है। ऐसे कई चीज़ों के ऊपर मैं आपसे एक विस्तृत जानकारी मेरी शोध के अनुसार आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आपको ये मेरी शोध कैसी लगी? अगर ये मेरा विचार आपको पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।